हेलो। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो कल वाले ही टॉपिक को आगे बढ़ाना है। और टॉपिक का नाम है सामाजिकरण के अभिकरण अथवा साधन अथवा माध्यम या संस्थाएं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ? सामाजिकरण के अभिकरण, माध्यम या संस्थाएं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न अभिकरणों, संस्थाओं और माध्यमों का योगदान रहता है। इसके प्रमुख जो अभिकरण हैं या साधन हैं या माध्यम हैं वो इस प्रकार हैं। पहला देखिए, परिवार है। दूसरा है क्रीड़ा समूह अर्थात प्ले ग्रुप। तीसरा है नेबरहुड अर्थात पड़ोस। चौथा है शिक्षा संस्थाएं अर्थात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और पांचवें में है अदर इंस्टीट्यूशंस, अन्य संस्थाएं। तो अन्य संस्थाओं में कुछ हैं अनिवार्य संस्थाएं, जैसे धार्मिक संस्था है, आर्थिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है। ये अनिवार्य संस्थाएं हैं, इनका सदस्य हर व्यक्ति को होना ही पड़ता है। और दूसरा जो है इसका वो है ऐच्छिक संस्थाएं, ये ऑप्शनल हैं। तो एक एक करके हम इन पर प्रकाश डालते हैं। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं परिवार को। परिवार प्राथमिक समूह है और प्राथमिक इकाई है समाज की। बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, प्राथमिक समूह है और प्राथमिक इकाई है परिवार। इसी वजह से C.H. कूले ने स्वीकार किया कि आदर्शों तथा सामाजिक स्वभाव के निर्माण में परिवार प्राथमिक होते हैं। मनुष्य सर्वप्रथम जिस समूह के संपर्क में आता है वो उसका अपना परिवार होता है, इसलिए इसका प्रभाव काफ़ी स्थायी होता है। माँ उसे दूध पिलाती है तथा उसकी रक्षा करती है, ठीक है। पिता और परिवार के अन्य सदस्य शिशु के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से बच्चा माता, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में रहता है। इससे शिशु के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है। वह जानने लगता है कि किस प्रकार के कार्य व व्यवहार करने से उसे किस प्रकार का सम्मान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ उसे भाषा का ज्ञान भी हो जाता है और यह ज्ञान भी परिवार से ही होता है। उसकी माँ ही उसको बोलना सिखाती है और इसीलिए जो माँ उसकी जिस भाषा में बात करना सिखाती है, इसीलिए उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मदर टंग, मातृभाषा, है ना। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के अपने विचार, अपने व्यवहार के ढंग होते हैं, लेकिन बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण सभी उसके साथ घनिष्ठता से रहते हैं। इस प्रकार बच्चा उनसे अनुकूलन करना सीखता है। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो बड़ा होने पर वह नियम और परंपराओं के अनुसार कार्य करना सीखता है। अगर परिवार में कोई कमी है या सामाजिकरण में कोई गलती हुई है, सामाजिकरण उसका त्रुटिपूर्ण रहा है, तो उस दशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। परिवार के माध्यम से बच्चा अपने सामाजिक व्यवहार, भाषा, कपड़े पहनने का ढंग, भोजन करने का तरीका और अपनी संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। कुछ विद्वानों ने परिवार की सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसे संस्कृति और परंपराओं का वाहक भी कहा है। काफ़ी सीमा तक ये बात ठीक भी है। अपनी संस्कृति के बारे में बच्चे को सबसे पहले ज्ञान परिवार के द्वारा ही होता है। परिवार ही सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का प्रमुख माध्यम बनता है, प्रमुख साधन बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने परिवार सामाजिकरण का
जो पहला अभिकरण है वो आपको समझाया परिवार। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा अभिकरण है वो है प्ले ग्रुप। बच्चा जब कुछ बड़ा होता है तो वह अपने खेल के साथियों के संपर्क में आता है। इसके अधिकतर सदस्य उसी की उम्र के होते हैं। खेल के साथियों में वह खेलता है। विभिन्न बालकों की रुचि का पता चलता है उसे, विभिन्न बालकों की विचारधाराओं आदि का पता चलता है और इन सारी चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ता है और जिसमें वह आकर्षण पाता है उसे वह अपना लेता है, अपना फ्रेंड बना लेता है, अपना मित्र बना लेता है। तो प्ले ग्रुप अर्थात खेल के साथियों में सामाजिक संबंधों से अनुकूलन आदि बातें भी बच्चा जान जाता है। एक ही आयु समूह होने के कारण क्रीड़ा समूह सामाजिकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण अभिकरण माना जाता है, क्योंकि बच्चे पर इसका भी बहुत असर पड़ता है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका पड़ोस। तो पड़ोस के कार्यों को दो रूपों में आप देख सकते हैं। पहला, पड़ोसियों का व्यवहार और विचार के ढंग का प्रभाव बालक पर पड़ता है। ठीक है, जैसा पड़ोस होगा, जैसे पड़ोसी होंगे, वो उनकी जो गतिविधियां हैं, उनका जो व्यवहार है, उनके विचारों का जो ढंग है, वो बालक पर प्रभाव डालता है और वह उनका अनुकरण प्रारंभ कर देता है। इसीलिए हर व्यक्ति सोचता है हम ऐसे पड़ोस में घर लें जहाँ की जेंट्री अच्छी हो, है ना, सज्जन प्रवृत्ति की हो। अब दूसरा देखिए, दूसरे उसके व्यवहार पर नियंत्रण पड़ोसी ही रखता है। ये बात भी सही है, नियंत्रण भी पड़ोसियों का ही होगा। इस प्रकार बालक उचित कार्यों को करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 अभिकरण या माध्यम या साधन बताए जो सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक और देखिए, शिक्षा संस्थाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकरण। शिक्षा संस्थाएं, विद्यालय या शिक्षण संस्थाओं में मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। वहाँ वह पढ़ाई व पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के अतिरिक्त अपनी संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तथा उसका अन्य संस्कृतियों से भी परिचय होता है, क्योंकि वहाँ सभी संस्कृतियों के लोग होते हैं। अनुशासन एवं आज्ञा पालन जैसी बातें भी बच्चा अपने शिक्षा संस्थाओं में ही सीखता है। यदि स्कूल में अध्यापकगण एवं सहपाठी ठीक नहीं है तो बच्चा अनुशासनहीन बन जाएगा। सहपाठियों का व्यवहार खराब है या अध्यापकों का व्यवहार खराब है तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण अनुकूल एवं प्रजातांत्रिक है तो बच्चे का विकास पूर्ण रूप से होता है। शिक्षण संस्थाओं में वह नए मित्रों एवं शिक्षकों के संपर्क में आता है और उनसे वार्तालाप और विचारों का आदान प्रदान करता है। इससे उसके विचारों और व्यवहार में काफ़ी सामाजिकता आ जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको 4 अभिकरण बता दिए। अब हम आते हैं 5वें अभिकरण पर। 5वें साधन में क्या है, ये इनको हम कहेंगे अन्य संस्थाएं। और अन्य संस्थाओं को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक वे जो अनिवार्य संस्थाएं हैं और दूसरी वे जो ऐच्छिक संस्थाएं हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अनिवार्य संस्थाओं की। इसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं आती हैं जिनमें व्यक्ति को अनैच्छिक रूप से प्रवेश करना पड़ता है। वो चाहे तो भी उसका सदस्य होगा, नहीं चाहे तो भी होगा। कुछ ऐसी प्रमुख संस्थाएं हम आपको बताते हैं, जिनमें पहली है धार्मिक संस्था। व्यक्ति का धर्म से परिचय उस आयु में ही करा दिया जाता है जब वह धर्म को समझता भी नहीं है। बिल्कुल बच्चा होता है तभी से हम, अब हिंदू के घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसे राम राम करना सिखा देते हैं। मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसे सलाम करना सिखा देते हैं। ईसाई के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके घर वाले या उसके परिवार वाले उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहना सिखा देते हैं। इसी तरह से हर धर्म का जो परिवार है वो अपने बच्चे को धार्मिक चीज़ें
उसी समय समझा देता है, उसी समय से सिखाना शुरू करता है जब वो बहुत छोटा होता है। धार्मिक संस्थाओं से व्यक्ति में नैतिकता, सच्चरित्रता, पवित्रता, कर्तव्यपरायणता, त्याग, बलिदान और शांति तथा न्याय के प्रति अनुराग, प्रेम विकसित होता है। समझे? यानी धार्मिक संस्थाओं का से अगर सही तरीके का उनका व्यवहार है, सही तरीका का सामाजिकरण है, तो हर धर्म अपने सदस्यों में क्या करेगा? नैतिकता पैदा करेगा, सच्चरित्रता पैदा करेगा, पवित्रता पैदा करेगा, कर्तव्यपरायणता पैदा करेगा, त्याग और बलिदान, शांति और न्याय के प्रति अनुराग बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये संस्थाएं बच्चों का सामाजिकरण करने में अहम भूमिका निभाती हैं। दूसरे के प्रति सहिष्णुता, वह सभी प्राणी समान हैं, इस तरह के विचारों को बच्चा इन्हीं संस्थाओं से सीखता है। धर्म व्यक्ति को उचित और अनुचित में भेद करना सिखाता है। धर्म व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान देता है। इस प्रकार धर्म के द्वारा मनुष्य के सामाजिकरण में बहुत सहायता मिलती है। बस शर्त वही है कि ये सब होना सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं हम, आर्थिक संस्थाएं। ये संस्थाएं भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि आर्थिक संस्थाओं का संबंध मुख्यतः है मनुष्य के जीविकोपार्जन से होता है। इन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति परिश्रम करना सीखता है, प्रतिस्पर्धा सीखता है, उद्देश्य पूर्णता सीखता है, सहयोग व भविष्य की चिंता आदि परम आवश्यक जो गुण हैं उनकी प्राप्ति करता है। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को विभिन्न व्यवसायों तथा व्यापारिक संघों में बांटती हैं और इनका प्रभाव भी व्यक्तित्व पर अवश्य पड़ता है। राजनीतिक संस्थाएं देखिए, व्यक्ति जो अपने जीवन के अनेक समस्याओं से जूझता है, त्यों त्यों उसके जीवन में राजनीतिक संस्थाओं का प्रवेश होता है। इन संस्थाओं के द्वारा वह अपने वास्तविक विचारों का निर्माण करता है। राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति को शासन, कानून, अधिकार, कर्तव्य और अनुशासन से परिचित कराती हैं और इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। राजनीतिक प्रशासन का प्रकार तथा व्यक्ति को मिली स्वतंत्रता भी उसके व्यक्तित्व को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करती है। व्यक्ति विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा को, जिसे वह अपने विचारों के अधिक नज़दीक पाता है, उसका समर्थन करना शुरू कर देता है। साथ ही नेताओं का अनुकरण करके तथा चुनाव इत्यादि राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर के व्यक्ति काफ़ी कुछ सीखता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको अनिवार्य संस्थाओं से परिचित कराया। अब इसकी ऐच्छिक संस्थाएं देखते हैं। ऐच्छिक संस्थाओं के अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जिनमें व्यक्ति का प्रवेश स्वाभाविक रूप से नहीं होता, वो चाहे तो करता है, नहीं चाहे तो नहीं करता है, अर्थात वह अपनी इच्छा अथवा अन्य व्यक्तियों के आग्रह करने पर इस तरह की संस्थाओं के संपर्क में आता है। ऐच्छिक संस्थाएं वे हैं जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रवेश करता है, जिनका निर्माण व्यक्तियों द्वारा अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन और पूर्ति के लिए स्वयं किया जाता है। इनसे व्यक्ति का सामाजिकरण और अधिक पुष्ट होता है, और अधिक विस्तृत होता है, और अधिक बलवान होता है। ऐच्छिक संस्थाएं हमें प्रथा, परंपरा, आचार विचार के ढंग, व्यवहार के तौर तरीके, आपसी संगठन और किसी त्रुटिपूर्ण परंपरा अथवा विचार का संगठित विरोध करना भी सिखाती हैं। ऐच्छिक संस्थाओं में विवाह का प्रमुख स्थान है। कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा है कि विवाह व्यक्ति के सामाजिकरण को काफ़ी हद तक पूर्णता की प्राप्ति कराने वाला माध्यम है। इसके कारण व्यक्ति में इतने उच्च सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है कि वह पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि विवाह के साथ बहुत सारी नई जिम्मेदारियां उसको प्राप्त होती हैं और उन जिम्मेदारियों को वो ठीक से निर्वहन करता है और उससे उसके अंदर जो व्यक्तित्व है वो विकसित होता है, पूर्णता को प्राप्त करता है। उसमें सहिष्णुता, सहनशीलता, मेहनत करने का ढंग, ईमानदारी, है ना, प्रेम, त्याग, इतने बहुत सारे मानवीय गुणों का
विकास होता है। विवाह के द्वारा वह उत्तरदायित्व, धैर्य, त्याग, पारिवारिक कल्याण, परोपकार और दूरदर्शिता के अनेक पाठ ग्रहण करता है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि विवाह वाकई में ऐच्छिक संस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया सामाजिकरण के साधन क्या हैं, है ना, माध्यम क्या हैं, ये इन सारी बातों पर मैंने आपको विश्लेषण किया है। तो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो हमेशा की तरह आप फ़ोन उठाइए, मुझे फ़ोन कीजिए, अपनी समस्या शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।